हे पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 क्लास 11 बायोलॉजी का रिवाइज, दैट इज़ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो इस सेशन में मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन्स रीड कराऊंगी एंड देन हम साथ में उन्हें डिकोड करेंगे एंड लर्न करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट दिस। अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है, लाइक इफ़ यू वांट अतिरिक्त ज्ञान एंड ऑल, तो वो मैं शॉर्ट्स में देती हूँ थ्रू शॉर्ट्स, एंड मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ देख सकते हो। बट यहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड उसे डिकोड करेंगे, नथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज एनसीईआरटी माइंड में होनी बहुत ज़रूरी है एक्स्ट्रास पे बढ़ने से पहले। आई नो एक्स्ट्रा इज़ इम्पॉर्टेंट, बट समटाइम द बेसिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्स्ट्रा। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि इस चैप्टर में हम सेल, जो कि हमारी लाइफ की एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब जो हमारी लाइफ है ना, जो हम जिंदा हैं, जो हम इंसान हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी पूरी बॉडी है, वो सेल से बनी हुई है। सो ये बेसिकली इसका मतलब है। तो व्हेन यू लुक अराउंड यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब तुम आसपास अपने देखते हो तो तुम खुद को देखो, तुम लिविंग हो, जहाँ तुम पढ़ रहे हो, जिस टेबल पे तुमने बुक रख रखी है, जिस पेन से तुम लिख रहे हो, वो नॉन लिविंग थिंग है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, मतलब ऐसी क्या चीज़ है यार जिसकी वजह से कोई इंसान, कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग हो जाता है, उसके अंदर प्राण आ जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। और व्हाट इज दैट इन एनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। अब एनसीईआरटी को लगा कि भाई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करते हैं, तो उसने नॉन लिविंग को इनएनिमेट कह दिया, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इनएनिमेट कहाँ से आ गया। सो ये एनसीईआरटी का तरीका है हमें गधा बनाने के लिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल सेल लाइफ द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि यार देखो, जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ की वजह से आ रहा है, वो है सेल्स की प्रेजेंस। अगर कोई चीज़ सेल की बनी है, ठीक है, तो वो लिविंग है, नहीं है उसमें सेल, तो वो नॉन लिविंग है। All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell or are called unicellular organism, while others like us composed of many cells are called multicellular organism. So यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जैसे तुम लोग हो, बोलचाल कर लेते हो, तो तुम्हारे अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम तुमने पढ़ भी लिया होगा। एंड सेल से बने और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, उनके अंदर एक ही सेल है जो सारे काम निपटा रहा है उनके। So what is a cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and perform essential function of life. बात आती है कि हम तो मल्टी सेलुलर हैं, अपने बारे में तो हमें बहुत कुछ पता है, बट यूनिसेलुलर के बारे में बताओ यार, उनके पास सिंगल सेल है, कैसे काम करते हैं वो? तो उनके पास जो कैपेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की है, ठीक है, तभी वो यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल पे जिंदा है। एंड परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, मतलब वो एक ही सेल से अपने सारे फंक्शन, एसेंशियल फंक्शन से क्या तुम समझते हो? सांस लेना, खाना डाइजेस्ट करना, एक्सक्रीशन, मतलब वो एक ही सेल से सब कुछ हो रहा है। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सीधी बात है, अगर एक सेल भी आधा अधूरा है, उसमें आधी अधूरी चीज़ें, मतलब उसमें साइटोप्लाज्म ही नहीं है, एसेंशियल चीज़ें जो एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए एक सेल में, अगर वही नहीं है तो फिर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होने वाली, तुम भूल जाओ, फिर वो चीज़ लिविंग है ही नहीं, इंडिपेंडेंट लिविंग ही नहीं है वो। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सीधी बात है यार, जब सेल से तुम ये सोचो, सेल ही एक ऐसी चीज़ है जो सबसे छोटी चीज़ है, उसके बाद तुम उसे डिवाइड कर दोगे तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सीधी बात है यार, तुमने एटम सुना है? अब तुम एटम को फर्दर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में डिवाइड कर दो, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डज नॉट एग्जिस्ट लाइक अ यूनिट इंडिपेंडेंटली, लाइक वो उनका कोई फंक्शन इंडिपेंडेंटली नहीं होता। लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके फिर एक एटम बनाते हैं, देन एटम कई सारे मिलके। अब ऐसे तो न्यूक्लियस तुम्हें कहीं भी पड़ा मिल जाएगा, बट न्यूक्लियस कोई अपना फंक्शन नहीं कर रहा होगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हें एक इंडिपेंडेंट चीज़ चाहिए जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो है हमारी सेल। So cell is fundamental, structural and functional unit of all living organism. Anton von Leeuwenhoek, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है, लेकिन फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड आ लाइव सेल, मतलब कि एक जिंदा सेल को देखने वाले इंसान थे एंटॉन वॉन लुइनहेक, जिन्होंने सबसे पहले एक जिंदा सेल को देखा और उसे डिस्क्राइब किया। वहीं पर रॉबर्ट ब्राउन जो थे, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल, मतलब जैसे जैसे इन्वेंशन होते गए, माइक्रोस्कोप बना उसके बाद आपका वो और इम्प्रूवमेंट हुए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना, उसकी वजह से जो हमारा स्टडीज़ हैं उसमें फ़ायदा होने लगा। Cell theory. So 1838, Matthias Kilden, a German botanist, examined a large number of plants and
observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of plant. देखो भाई, पहली बात, शील्डन जो है एक बॉटनिस्ट हैं, जर्मन बॉटनिस्ट हैं, एंड 1838 ये डेट बहुत ज़रूरी है याद करना. तो अगर बॉटनिस्ट है तो सबसे पहले उन्होंने प्लांट पे स्टडी करी होगी, एंड उन्होंने कई सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट पे स्टडी करी, एंड उन्होंने ये पता करा कि जो कई सारे प्लांट्स हैं, मतलब जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट है या जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स और टिश्यू से बने हैं. ठीक है, सब में सेल्स और टिश्यू का टाइप्स अलग हैं. एट द सेम टाइम ये आते हैं श्वान 1839, मतलब वो 1838, ये 1839, एक साल बाद. अ जर्मन जूलॉजिस्ट, ये एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब अगर ये भी यही बात कह देते ना कि सेल बहुत सारे एनिमल्स बहुत सारे सेल एंड टिश्यू से बने, तो इन्हें लगता कि भाई मैंने कुछ अलग क्यों नहीं करा. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कुछ अलग बताता हूँ कि जो सेल्स हैं उनके पास एक आउटर लेयर है जिसे आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. तो इन्होंने एक अलग के नाम पे ये बता दिया. ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू. अब बात आती है कि क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बच्चे प्लांट का नाम सुनते ही बस स्किल्डन को याद कर लेते हैं, पर गलत है भाई लोग, ऐसा नहीं है. ये प्लांट वाली जो बात है ना, ये श्वान ने करी है. दैट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स. क्योंकि भाई ये थे ना बहुत ज़्यादा, इन्होंने जब पढ़ा अपने एनिमल सेल को, इन्होंने देखा यार एनिमल सेल के पास सेल वॉल तो है नहीं, इन्हें मची एक चुल. इन्होंने कहा कि चलो यार प्लांट सेल्स को देख के आते हैं. इन्होंने देख लिया प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल है. वहीं पे इन्होंने कहा बाजी मार देता हूँ, इससे पहले मेरा जो भाई है स्किल्डन वो कुछ बोले, मैं ही बोल देता हूँ कि मैंने कंक्लूड कर दिया कि भाई प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक फीचर टू प्लांट सेल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. तो इसके बेसिस में स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनकी जो बॉडी है वो सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट्स से बनी है. स्किल्डन एंड स्वान फिर साथ में आए, टुगेदर फॉर्मुलेटेड दी सेल थ्योरी. फिर इन्होंने सेल की जो पूरी थ्योरी है वो इन्होंने बनाई दोनों ने मिलके. दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड. मतलब इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल प्लांट एनिमल्स सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने, बट ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि अगर कोई सेल है वो मर जा रहा है तो उसके बाद नए सेल्स कहाँ से आ रहे हैं. लाइक हमारी बॉडी में कंटिन्यू डिवाइडेशन होता है, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो वो कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो इसको एक्सप्लेन किया था रुडोल्फ विर्को ने 1855 में. डेट्स याद कर लो जो एनसीईआरटी में गिवन है. फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. मतलब पुरानी जो सेल्स हैं, जो पुराने हमारे बाप दादा हैं, उन्हीं से नए सेल्स बन रहे हैं, जिसको इन्होंने डिफाइन किया ओमनी सेलुला ई सेलुले, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सील्डन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप. मतलब ऑलरेडी वो एक अच्छी सेल थ्योरी बन गई थी, बस हाँ कुछ चीज़ें कमी थी, उन्होंने फाइनल शेप दे दी. एंड सेल थ्योरी जो आज पढ़ी जाती है वो है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, और ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, ये हो गई हमारी सेल थ्योरी. अब बात करते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल. यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन अनियन पील और ह्यूमन चीक सेल. क्लास 10 की बात कर रहा है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी करा होगा तुमने, ह्यूमन चीक पे नहीं करा होगा, अनियन पील पे करा होगा. Cells under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary. देखो भाई, पहले ही हमें पता चल गया था कि प्लांट सेल में सेल वॉल तो होनी है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग से एकदम दिख रही है उसकी आउटर बाउंड्री. एंड जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं बाय द टाइम. अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो सेल मेम्ब्रेन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. मतलब भाई साहब, ह्यूमन चीक यानी कि ह्यूमन बीइंग, स्वान तो बोल के गए ही थे कि जो हमारे ये यूनिक फीचर है प्लांट सेल का सेल वॉल. मतलब हमारे पास तो सेल वॉल होगी ही नहीं ना, हमारी जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. मतलब कि एक डेंस घना इकट्ठा हुआ मेम्ब्रेन, मतलब उसके आसपास एक मेम्ब्रेन है, बाउंड्री है उसकी, उसको कहते हैं न्यूक्लियस. This nucleus contains the chromosome which in turn contains the genetic material called DNA.
डीएनए टेस्ट सुना है ना सीआईडी में, वो यही वाले डीएनए की बात हो रही है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो वो न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, क्रोमोसोम्स के अंदर ऑफकोर्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, व्हेयरएज द सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। देखो न्यूक्लियस के बारे में अभी हमने पढ़ लिया, मैंने तुम्हें क्या बताया, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बट मैंने ये नहीं कहा कि सब में, मतलब सब में इन द सेंस कि अभी तो हम प्लांट और एनिमल की बात कर रहे थे ना, अब हम फर्दर डिवाइडेशन पे आ गए हैं कि भाई दो तरीके के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, एंड एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स उनमें प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है सेल्स की, मतलब सेल का जो वॉल्यूम है उसमें साइटोप्लाज्म एक आपका सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो उसे ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, तो प्रो मतलब यार प्रिमिटिव होता है, प्रो मतलब पहले का, ठीक है, कैरियोट मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है उनमें जो न्यूक्लियस है वो थोड़े पुराने ज़माने का है, उसके न्यूक्लियस में आपका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोटिक मतलब थोड़े नए ज़माने का ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो एक्चुअली हाँ पुराना कह सकते हैं, यू मतलब ट्रू होता है, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस होता है, तो मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब इनके पास है भाई, इनके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है भाई। So in both prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell. Very important rhyme कि मेन एरेना मतलब जगह जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल के लिए है साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप इन द स्टेट ऑफ लिविंग, मतलब कि कई सारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, जिससे हमारा जो साइटोप्लाज्म पूरा सेल है वो लिविंग स्टेट में रहता है, जिंदा रहता है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure. भाई यूकैरियोटिक का मतलब यू मतलब ट्रू होता है, मतलब ये थोड़े से ना अपर क्लास लोग हैं भाई, इनके पास डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स है, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट, विजिबली डिफरेंट, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोब्स हैं, वैक्यूल्स हैं, सब कुछ है। फिर आते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल, लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, हाई नहीं, पुराने जमाने के हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ प्रो एंड यूकैरियोटिक। अब कोई कहे कि भाई इनके पास राइबोसोम ही है, तो भाई राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो इनने कहा कि ठीक है भाई हमको कुछ तो दे दो, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई तुम ले लो, अब राइबोसोम रख लो, ठीक है। विदिन द सेल राइबोसोम्स आर नॉट found not only in the cytoplasm but also within the two organelles, chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER, ठीक है। तो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम पाई नहीं जाती है, दो और जगह है, दो और ऑर्गेनलीज हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इन प्लांट्स इसलिए लिखा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ER, रफ ER तो रफ ही इसलिए होती है क्योंकि उसमें राइबोसोम होता है, ठीक। Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division. तो एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जिसका नाम है सेंट्रोजोम, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, आगे पढ़ेंगे हम। वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, ठीक है। तो इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर एनिमल सेल्स। Cell differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasma, the smallest cell are only 0.3 micrometer in length, while bacteria about 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human red blood cells are 7.0 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cells. Cells also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread-like, even irregular. The shape of the cell may vary with the function they perform. ये लाइन ना आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में भी मिल जाएगी, वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन करी, यहाँ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि भाई शेप क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ वो प्रेजेंट है वहाँ का काम अलग है। नर्व सेल्स क्यों ब्रांच्ड है, उसका काम है स्टिमुलस आता है उसके पास, उसको जनरेट करना पड़ता है एक एक्शन पोटेंशियल, एंड देन वो चीज़ें मैकेनिज्म होती हैं, वो आगे तुम फर्दर पढ़ोगे, तो क्यों, क्योंकि उसको ट्रांसफर करना है भाई, इधर से उधर जल्दी जल्दी काम करना है, तो इसीलिए उसके पास ब्रांचेस हैं। कोई शेप अगर कॉलम ना आ रहा है तो क्योंकि वहाँ पे इलोंगेटेड शेप चाहिए, लाइक थोड़ा लंबा शेप चाहिए, पॉलीगैनल, डिस्क लाइक, थ्रेड लाइक, इरेगुलर। स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में पढ़ोगे, इरेगुलर शेप होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में पढ़ोगे, क्यूब शेप होती है, तो समझ गए होगे।
अब हम फर्दर पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, मतलब रिप्रेजेंटेड मतलब प्रोकैरियोटिक में आते कौन कौन है, तो भाई इनके आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरियोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का साइज पूछ लेता है, पीपीएलओ की फुल फॉर्म पूछ लेता है, याद रखना। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोट। भाई छोटे हैं तो ऑफकोर्स जल्दी जल्दी रैपिडली डिवाइड कर ही लेंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। दे मे वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप, मतलब इनका शेप एंड साइज काफ़ी वेरी कर सकता है, एक छोटा एक बड़ा एक टेढ़ा एक मेढ़ा। The four basic shape of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical, vibrio, and spirillum, spiral। चार तरीके के इनके शेप के बारे में बात की गई है। रॉड लाइक मतलब बैसिलस, कोकस गोल गोल, विब्रो एंड स्पाइरल। ये तो ये बैक्टीरिया के चार तरीके के शेप हैं जो कि काफ़ी पता ही था हमें, ग्रेटली शेप एंड साइज में हमारा बैक्टीरिया डिफर कर रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। कहने का मतलब है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फंडामेंटल चीज़ है ना, जो बेसिक चीज़ है, वो सब में एक जैसी है। भले ही कैसा भी शेप हो, कोई कोकस है, कोई विब्रो है, कोई स्पाइरल है, पर जो बेसिक इनके पास साइटोप्लाज्म है, बेसिक इनके पास वो बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस है, वो सब में है। फंडामेंटली बेसिक चीज़ों में ये सब एक भाई भाई हैं, सब एक जैसे हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म। सारे प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल है, लेकिन बेचारा एक हमारा छोटू सा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा बेचारे प्रोकैरियोटिक है, उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल ही नहीं है बेचारे पास। तो ये एग्जाम्पल याद कर लेना, नीट में कई बार पूछ चुके हैं। एंड पीपीएलओ का साइज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, अच्छे से याद होना चाहिए। वायरस का भी याद कर लो, टिपिकल बैक्टीरिया का याद कर लो, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज याद कर लो। The semi-fluid matrix filling the cell in the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. बेचारों के पास well-defined nucleus नहीं है. The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. ऐसे ही पड़ा हुआ है. In addition to the genomic DNA, the single chromosome circular DNA, मतलब genomic DNA मतलब जीन वाला जो अभी हमने पढ़ा था ना, न्यूक्लियस के अंदर एक genomic DNA होता है, उसके अलावा एक सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर DNA भी होता है। Many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. Oh, the plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. मतलब ये अपनी तरफ से कुछ क्या प्रोवाइड करते हैं, भाई क्यों हो तुम, तो ये कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे वन सच कैरेक्टर के बारे में गिवन है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ठीक, एंटीबायोटिक, अब भाई बैक्टीरिया है, गंदी है, उनके ऊपर तुम्हारे ऊपर बैक्टीरिया लग जाता है, तुम एंटीबायोटिक ही तो डालते हो, अगर हमारे पेट में बैक्टीरिया तो तुम्हें एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। तो इनके पास एक प्लाज्मिड डीएनए होता है जो रेजिस्ट करता है ना एंटीबायोटिक्स से। इन हायर क्लासेस यू लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेजन डीएनए। ये हम पढ़ेंगे आपका आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। एंड इसके अलावा प्लाज्मिड का नाम आप उसमें भी सुन सकते हो, आपका इनहेरिटेंस वाले पार्ट में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट। अब भाई यूकैरियोट के बारे में तो हमें पता ही है, उनके पास तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही, उसमें कौन सी नई बात है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन एक्सेप्ट वंस इन यूकैरियोटिक्स, नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन यूकैरियोटिक आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। पता ही है भाई, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, इसीलिए दे दिया है, वरना वो भी नहीं देते, ठीक है। A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome। सेल मेम्ब्रेन का जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका डिफरेंशिएटेड फॉर्म, मतलब कि एक डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है ना अलग से कुछ शेप बना लिया, मतलब इस तरीके से कुछ शेप बना ली है। स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक ने कहा भाई मुझे कुछ तो दे दो, तो उन्होंने कहा ठीक है तो मीजोसोम रख लो। दे आर एसेंशियल इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये ना जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग्स होती हैं इनसाइड की तरफ इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं मीजोसोम। सो ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है जो कि हमारे सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं सेल एनवेलप एंड मॉडिफिकेशन के बारे में। सो मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली
कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, मतलब बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप है काफ़ी केमिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर आई द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स. पहली बात याद रखो, सेल एनवेलप का जो स्ट्रक्चर है टाइटली बाउंड है, मतलब कि काफ़ी ऐसे ये लेयर, उसके बाद ये दूसरी लेयर, ये सब एकदम ऐसे टाइटली बाउंड है एक दूसरे में. ठीक है, तो टाइटली बाउंड लेयर है. कलर चेंज कर लेते हैं, काफ़ी देर से हम सिंगल कलर पे ही हैं. लेट्स टेक ग्रीन कलर. ठीक है, ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट. ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन सा होता है. तो आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, देन फॉलोड बाय सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट्स GCP या फिर PCG, जैसे याद करना है याद कर लो. क्वेश्चन में देख लेना आउटर टू इनर है कि इनर टू आउटर है, वो तुम उस हिसाब से करोगे तभी तुम्हें समझ आएगा. ठीक है, बी क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इंटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ऑफ सेल वॉल एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय Gram-Wiss. Those that take up gram stain are gram positive and those do not take gram stain are gram negative bacteria. Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer. मतलब जो हमारी outer layer है ना ग्लाइकोकैलिक्स, उसके कुछ डिफरेंट रूप हैं, यानी कि वो लूज हो सकती है, लूज हो सकती है ना, ढीली ढाली. देखिए, लूज शीथ लाइक अपीयरेंस हो सकता है जिसे हम कहते हैं स्लाइम लेयर. स्लाइम तो तुमने देखा है ना, तो कैसा होता है स्लाइमी मतलब ऐसे लूज, तो वैसा. वाइल इन अदर्स इट मे बी थिक एंड टफ, मतलब कुछ में ऐसा हो सकता है कि काफ़ी मोटी लेयर है एंड टफ है, मतलब मजबूत है. कॉल्ड कैप्सूल. कैप्सूल कैसे होते हैं भाई, काफ़ी थिक एंड टफ होते हैं ना. द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग. तो सेल वॉल का काम क्या होता है भाई, बैक्टीरिया बर्स्ट ना कर जाए, फट ना जाए, यानी कि ऑस्मोसिस का भी कई बार पानी भर जाता है, कई बार कई सारी चीज़ हो जाती हैं. बैक्टीरिया जो हमारा सेल वॉल की वजह से जो हमारा सेल है वो कोलैप्स ना कर जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए. ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती है. सेल वॉल क्या है, यही सब सपोर्ट वगैरह, शेप वगैरह. भाई एक शेप सेल वॉल रहेगी, अगर इस तरीके से एक सेल वॉल है तो ये एक सर्कल शेप डिफाइन हो गया ना. वही हमें ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये अमीबा की तरह ऐसे अजीब सा शेप नहीं हो गया. तो सेल वॉल क्या एक शेप भी डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर भी देती है, सपोर्ट भी दे रही है, बस्टिंग कोलैप्सिंग सबसे बचा रही है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मतलब भाई ये वो बुआ हैं जिनके घर सब लोग नहीं जा सकते. एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब ये बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करती है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट ये सेलेक्टिवली परमिएबल. तुम आओगे नहीं, तुम नहीं, तुम जाओ इस साइड. द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स, मतलब जो हमारी यूकैरियोट है और जो प्रोकैरियोट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में सेम है. ये भाईचारा वाला बात हो गया. A special membrane structure is the mesosome which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. ऊपर ही पढ़ा था हमने mesosome के बारे में. These extension are in the form of vesicule, tubules or lamellae. Vesicles, tubule और lamellae, मतलब इस तरीके की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं ये. ठीक है, अब बात करते हैं भाई एक्सटेंशन है लेकिन क्यों है, क्या काम है इनका. सो दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, मतलब ये सेल वॉल बनाने में हेल्प करती हैं, DNA को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती हैं, फिर उसे डॉटर सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में. सीक्रेशन प्रोसेस, मतलब ऑफकोर्स है सीक्रेशन, मतलब कि कुछ रिलीज़ हो रहा है, सीक्रेट करने की प्रोसेस में. सीक्रेट करने का मतलब होता है रिलीज़ करना है, छोड़ना. टू इंक्रीज, छोड़ना वाला नहीं, कुछ लिक्विड सीक्रेट करा, कुछ म्यूकस, कुछ जूस सीक्रेट करना. टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. भाई अब देखो ये मेम्ब्रेन है, अगर मैं इसमें ऐसी इनफोल्डिंग बना दूँ ना, और जब तुम इसको खोलोगे तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. तो सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बढ़ाने के लिए एंड एंजाइमेटिक कंटेंट को भी बढ़ाने के लिए ये काम आती है. In some prokaryotic like cyanobacteria, there are other membrane extension into the cytoplasm called chromatophores which contain pigment. So cyanobacteria के बारे में स्पेशल एक बात कही गई है कि उसमें क्रोमैटोफोर्स होते हैं जो पिगमेंट कंटेनिंग होते हैं. क्रोमा मतलब कलर होता है, तो वहीं से समझ आ गया होगा. क्रोमैटोफोर्स मतलब पिगमेंट कंटेनिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं. Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall and called flagella. सो बैक्टीरिया जो है हमारा चलने लायक भी हो सकता है, ना चलने लायक भी हो सकता है. अगर वो मोटाइल है, मतलब वो मूव कर रहा है, तो उसके पास एक फिलामेंटस एक्सटेंशन है उसकी सेल वॉल से, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला. बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ
फ्लैजिला, मतलब कि काफ़ी वाइड रेंज है फ्लैजिला के अरेंजमेंट एंड नंबर में, मतलब किसी पे एक फ्लैजिला हो सकती है, किसी पे मल्टीपल फ्लैजिला हो सकती है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो क्या नीड है उसकी। बैक्टीरियम फ्लैजिलम इज कम्पोज ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी नाम से ही समझ आ रहा है नीचे होगी, हुक मतलब कनेक्शन, और फिलामेंट जो पीछे का उसका टेल होती है। मेरी ड्राइंग पे मत जाना, भावनाओं पे जाओ तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड, मतलब कि जो पोर्शन बाहर को तुम्हें दिख रहा है इस तरीके से, वो तुम्हारा है फिलामेंट। लॉन्गेस्ट पोर्शन है, सेल की सरफेस से लेके बॉडी के बाहर तक एक्सटेंड कर रहा है। बिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रे आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोर्टेलिटी, ठीक है। पिलाई एंड फिम्ब्रे ये भी स्ट्रक्चरल आपके सरफेसेस से निकले हुए दो भाई लोग हैं, पिलाई एंड फिम्ब्रे, मतलब स्ट्रक्चरल वो हैं आपका क्या कहते हैं एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। लेकिन इनका काम नहीं है, ये मोर्टेलिटी में काम नहीं करते, वो सिर्फ फ्लैजिला भाई का काम है। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन, एंड फिम्ब्रे आर ब्रिसल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये ब्रिसल लाइक, स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रिसल मतलब दांत होता है, आपने देखो ना ब्रिसिस कहते हैं ब्रश के, उनको ऐसे ब्रिसल्स कहते हैं। तो ये फिम्ब्रे वैसे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, स्प्राउटिंग आउट ऑफ दी सेल, ऐसे सेल से बाहर निकल रहे होते हैं। इंसेक्ट बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट सेल, मतलब इनका काम ये होता है कि अगर बैक्टीरिया है उसको किसी से जुड़ना है, मतलब उसको चिपकना है, मान लो वो बह रहा है उसको चिपकना है, तो ये वही अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, होस्ट वगैरह को भी पकड़ने के लिए, उस टिश्यू को से हड़पने के लिए, उस तरीके से। पिलाई आपको पता चल गया इलोंगेटेड स्ट्रक्चरल है, एंड पिलाई आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन में। सो आज के लिए हम 30 मिनट का ऑफकोर्स लेक्चर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से हम राइबोसोम्स तक कर देते हैं, यूकैरियोटिक हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज इन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर। यहाँ पे इसलिए लिखा है ना क्योंकि तुम्हें पता होगा कि आगे ऊपर लिखा था कि राइबोसोम्स सिर्फ हमारे क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पे प्रेजेंट होता है, बट हमारा जो प्रोकैरियोटिक है उसके पास ऑर्गेनेलीज है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दे आर अबाउट 15 to 20 नैनोमीटर, याद कर लो साइज में, एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट 50 and 30s विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, मतलब 50 और 70 सम मत कर लेना, ये सेडबर्ग्स यूनिट होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस में से डिफाइन किया गया है, तो इसका कोई भी यूनिट एडिशन से नहीं है, बस इतना याद कर लो 50 and 70 जो दो सब यूनिट हैं उनकी लार्ज यूनिट जो टुगेदर बना रही हैं वो है 70s। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA, एक mRNA से कई सारे राइबोसोम मिलके बना देते हैं आपका पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम। द राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन, मतलब कि जो ये पॉलीसोम है इसके जो राइबोसोम है वो हेल्प करते हैं mRNA को प्रोटीन में ट्रांसफर करने के लिए। Inclusion bodies reserve material in prokaryotic cell are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane system and live freely in the cytoplasm. देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनका खाना है, रिजर्व मटेरियल जो है वो इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रहता है, ऑर्गेनेलीज तो इनके पास है नहीं, तो इनके पास जो भी है उसके पास कुछ भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ऐसी फ्रीली साइटोप्लाज्म में ऐसे पड़े रहते हैं। एग्जांपल फॉस्फेट ग्रैन्युल्स, साइनोफाइशियल ग्रैन्युल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स एक्सेट्रा। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सो ये गैस वैक्यूल का एक लाइन लिख दिया कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, यूकैरियोटिक सेल हम सेकंड पार्ट में कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इसके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में भी मैं डाल दूंगी। आई होप यू लाइक इट, एनसीईआरटी रीडिंग ऐसे ही करी जाती है, एंड अगर आपको हर चीज़ का डिटेल पार्ट चाहिए तो उसके लिए यू हैव टू रिफर टू द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लॉन्ग फॉर्म में हम सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करते हैं, डिकोड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये हम इसलिए कर रहे हैं, कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता है, इवन इंग्लिश मीडियम वालों को कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, एनसीईआरटी में लिखते रहो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस, थैंक यू सो मच।